एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, we are continuing our video gravitation chapter. Our first question is, if you have been given weight of an object is 88.2 Newton, find the mass. That's the unit of weight is Newton. You have to find the mass. आपको क्वेश्चन में पूछ लिया that find the mass of that object. मास का वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। वेट की जगह पे 88.2 न्यूटन लिखा। मास यू हैव टू फाइंड। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. 88.2 divided by 9.8, if you divide these two terms you get 9 kg as your answer. So mass is 9 kg. 9 kilogram is the mass. Mass of an object is 9 kilogram. This is the answer. So अब आपको क्वेश्चन में ये वेट दिया था और आपने मास निकाला, उसको निकालने का तरीका ये है। अब नेक्स्ट है, आपको अगर मास दिया हो, सपोज आपको मास दिया है 10 kg, सपोज मास आपको 10 kg दिया है, यू हैव टू फाइंड द वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको क्या दिया क्वेश्चन में, मास, और आपको वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। मास इज व्हाट 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, मास आपको 10 दिया है ना, और मास दिया है, वेट निकालना है। मास 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। आपके पास इसको सॉल्व करके आया 98, एंड वेट की यूनिट 98, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। सो याद रखिएगा आपको, यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू फाइंड द वेट. You have applied the formula m into g. On applying this formula you get the weight, the value, and the weight SI unit of weight is Newton, so that's why the answer is in Newton. You have been given mass, the mass is in SI unit is kg, so it was given mass 10 kg and you have to find the weight, the SI unit of weight is Newton, that's why we have written Newton here. याद रखिएगा. सो फर्स्ट पार्ट में पहली, इससे पिछली एग्जांपल में आपको वेट दिया था, मास निकालना, फॉर्मूला वही लगाना, और सेकंड पार्ट में क्या दिया, मास दिया, वेट निकालना. और नेक्स्ट टर्म इज प्रेशर. द वर्ड प्रेशर वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लुइस ब्लेस पास्कल. Pressure, the formula of pressure is force upon area. This term was given by Louis Blaise Pascal, and that's why the SI unit of pressure is being given the name Pascal in the honor of scientist Louis Blaise Pascal. So pressure's formula is force upon area. The another name of force is thrust. Thrust upon area, we can say thrust, और यहाँ पे this means or, force या फिर thrust upon area, they are the synonym, force and thrust. So the SI unit of pressure is Pascal. You could be asked in the question paper, define 1 Pascal. If you have been asked define 1 Pascals, then how we will write, just see over here. So pressure's SI unit is Pascals. The SI unit of force is Newton, you know, and the SI unit of area is meter square. And the way of writing the definition of 1 Pascal is, the pressure is said to be 1 Pascal if force of 1 Newton is applied on the area of 1 meter square. Remember, pressure is said to be 1 Pascal. यहाँ से देखिएगा, means formula से हम derive कर रहे हैं. Pressure is said to be 1 Pascal if force of 1 Newton is applied on the area of 1 meter square. सो अब प्रेशर के साथ रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. सो ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल पोर्शन. सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए, जैसे हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हमने अभी रिसेंटली ये फॉर्मूला करा. अब देखिए, जो चीज़ें न्यूमिरेटर में है, प्रेशर एंड फोर्स दोनों न्यूमिरेटर में, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. ये जोन सी चीज़ें न्यूमिरेटर में होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. फोर्स
If force gets reduced, the pressure will also gets reduced. Now pressure is in numerator, area is in denominator, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के. प्रेशर एंड एरिया इन्वर्सली होंगे. इसका मतलब अगर एरिया इंक्रीज करेगा, इफ द एरिया विल इंक्रीज देन प्रेशर विल डिक्रीज, and if area decreases pressure will increase. they are inversely proportional. एक चीज न्यूमिरेटर में हो, एक चीज डिनोमिनेटर में हो, दे आर इन्वर्सली. दोनों ही न्यूमिरेटर में हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है? अब जो उनसे स्कूल बैग्स होते हैं, उनकी जो उनसे पीछे से स्ट्रैप्स होते हैं, उनका एरिया बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? खुद सोचें. मीन्स जो उनसे स्कूल स्ट्रैप्स हैं, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स होते हैं पीछे, उनका एरिया वो ऐसे होने चाहिए कि मीन्स उनका एरिया कम होना चाहिए. स्कूल स्ट्रैप्स ऐसे होने चाहिए. ये करेक्ट वे है स्कूल स्ट्रैप्स का. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्कूल स्ट्रैप्स बैग, जो सा बैग के स्ट्रैप्स होते हैं, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स ऐसे होने चाहिए. ऐसे क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर शोल्डर्स पे इनका यानी एरिया ज़्यादा होगा, मीन्स स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा होगा, तो प्रेशर शोल्डर्स पे क्या पड़ेगा? कम लगेगा. मीन्स शोल्डर्स में यानी प्रेशर कम पड़ेगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द किड्स. सो स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा होना चाहिए. मीन्स वो ऐसे चौड़े होने चाहिए. रीज़न, एरिया, इफ एरिया इंक्रीजेज वी नो प्रेशर डिक्रीजेज. So the area of strap increases, this implies the pressure exerted by the bag will be less now. So that's why it should be larger in area. School bag straps should be larger in area. अब आपको अगला इसके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रा ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज, जिनसे नाइफ्स होते हैं, एक होता है ब्लंट नाइफ, एक होता है तिखा नाइफ. जो सा नाइफ ब्लंट होता है मीन्स एक वन नाइफ इज ब्लंट इन नेचर एंड वन इज शार्प इन नेचर. विच नाइफ वी प्रेफर? वी प्रेफर शार्प नाइफ. हम शार्प नाइफ को प्रेफर करते हैं. क्यों? जितना नाइफ शार्प होगा मीन्स एरिया उसका कम होगा, मीन्स मेटल का एरिया कम होगा. एरिया कम मीन्स प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा. और सब्जियां इजीली कट डाउन हो सकती हैं. वेजिटेबल्स को कट करना इजी होगा, चॉपिंग करनी उनकी इजी होगी. मींस अगर नाइफ शार्प होगा मींस उसका मेटल का एरिया कम होगा, मींस प्रेशर ज़्यादा होगा, मींस जो उनकी वेजिटेबल्स है बहुत इजीली चॉप डाउन हो जाएंगी. ऑन द अदर हैंड अगर नाइफ ब्लंट होगा, जिसे पंजाबी में खुंडा नाइफ कहते हैं, इफ द नाइफ इज ब्लंट इन नेचर दिस इम्प्लाइज उस चाकू का एरिया विल बी हाई. इस दिस मीन्स pressure कम लगेगा and that's why it will be difficult to cut the vegetables with that knife. So that's why sharp knife is preferred over the blunt knife. So this was the theoretical example. This was the theoretical example where the concept of pressure, force and area was used. Now our next numerical related, I am going to discuss very important numerical relating to pressure. You have to remember the size of bricks in India. मीन्स आपको याद रखनी होंगी ब्रिक्स का साइज. मीन्स हर कंट्री की डायमेंशंस अलग अलग होती हैं ब्रिक्स की. आपने कभी सुना होगा इंडिया में 4 इंची की दीवार, 9 इंची की दीवार, 3 इंची की दीवार. ऐसा कैसे हो जाता है? क्यों ऐसा बोलते हैं? सो जोन सी अगर आप ब्रिक्स को ध्यान से देखेंगे ना, मीन्स इंडियन ब्रिक्स को, मीन्स हर कंट्री की डायमेंशन एक फिक्स्ड होती है. इंडियन ब्रिक्स की डायमेंशन है, मीन्स ये लेंथ उसकी इंडियन ब्रिक्स की होती है 9 इंचेस, 9 इंचेस एंड 9 इंचेस की लेंथ होती है. ब्रेड हाइट इज 3 इंचेस, हाइट इज 3 इंचेस एंड वेयर एज ब्रेड्थ इज 4 इंचेस. हाइट 3 इंच है, ब्रेड्थ 4 इंच है. यहाँ से ये विड्थ 4 इंच है. याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ. इंडियन ब्रिक्स की डायमेंशन, वैसे तो एग्जाम्स में डायमेंशंस दी होंगे बट फिर भी आपको इंडियन ब्रिक्स की डायमेंशंस याद होनी चाहिए. मींस आपके पेरेंट्स वर्ड यूज़ करते होंगे 9 इंची की दीवार, 3 इंची की दीवार, 4 इंची की दीवार. उसका मतलब क्या है? मीन्स इंडियन ब्रिक्स की डायमेंशन इज 9 इंचेस, लेंथ इज 9 इंचेस. इंडियन ब्रिक्स की ब्रेड्थ इज 3 इंचेस, सॉरी इट्स 3 इंचेस एंड हाइट इज 4 इंचेस. ऐसे होती है इंडियन ब्रिक्स. हाइट 4 इंच,
width 3 इंच एंड लेंथ इज 9 इंच। सो अब इसके साथ रिलेटेड प्रेशर वाला न्यूमेरिकल क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखना। मीन्स देखिए, अब मैंने ना इसको फेस को नाम ऐसे दे दिए ABCDEFGH। सो ज़रा ध्यान से देखना। अब मैंने फोर्स मीन्स मैं आई एम होल्डिंग द ब्रिक विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। फोर्स की यूनिट तो 80 न्यूटन होती है। सपोज आई एम होल्डिंग द ब्रिक विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, इट कुड बी 90, 100, 120, कुछ भी हो सकता है। It will be given to you in the question that a person is holding a brick with the force of 80 Newton and he picks up the brick from the surface of ABCD। मीन्स वो ABCD मीन्स फर्स्ट केस उसने ABCD सरफेस से ब्रिक को उठाया। मीन्स एरिया ऑफ ABCD मेरे को निकालना पड़ेगा। अगर वो ब्रिक को ABCD फेस से उठाता है, फर्स्ट केस मीन्स ब्रिक को किसी भी फेस से उठा सकते हैं, ABCD बेस से भी उठा सकते हैं, BCFE फेस से भी उठा सकते हैं। मीन्स उठाना है जहाँ से मर्जी उठा लो, ऐसे उठा लो, चाहे ऐसे उठा लो, चाहे ऐसे उठा लो। मीन्स वो कह रहे हैं कि फोर्स 80 न्यूटन की लगा रहे हैं और हम कहाँ से उठा रहे हैं, वी आर होल्डिंग द ब्रिक फ्रॉम द बेस ABCD। ABCD की लेंथ देखिए क्या है, ABCD में लेंथ है 9 इंचेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 9 इंचेस। ये देखिए ABCD में ये लेंथ 9 इंच है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इसकी ब्रेड्थ क्या देखो 3 इंचेस, 9 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा मीन्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर पास्कल्स में आएगा, बट ये देखो इंचेस में, मीन्स आप इंचेस को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर आपका आंसर आएगा। वैसे मीन्स आपको क्या बोला कि हमने ब्रिक को उठाया, वी हैव होल्डेड द ब्रिक फ्रॉम द बेस फ्रॉम द सरफेस ABCD। मीन्स प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया। यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। सो आपने फोर्स की जगह पे 80 न्यूटन लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपने ब्रिक को उठाया ABCD बेस से, मीन्स ABCD से उठाया, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड व्हाट्स द लेंथ ऑफ ABCD, मीन्स ABCD की लेंथ हम AB कह देते हैं, तो AB की लेंथ किसके इक्वल है 9 इंचेस के, और ब्रेड्थ थी ये BC किसके इक्वल था 3 इंचेस के। तो मेरे पास आ गया 80 डिवाइडेड बाय 27, ये आंसर पास्कल्स में आएगा। पर याद रखना कि हमने इस लेंथ एंड ब्रेड्थ को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ एंड ब्रेड्थ इनटू मीटर, क्योंकि SI यूनिट्स में हमारे को सारी डायमेंशंस कन्वर्ट करनी होती है। सो पहला सिचुएशन मैंने आपको ये बता दिया कि दैट यू आर होल्डिंग द brick from the base surface of ABCD. Now we are going to discuss the base. Now we are going to discuss the case 2. ब्रिक वही है, केस 2 में भी ब्रिक वही है। अब आपने करा क्या, प्रेशर का फॉर्मूला वही लगाना, फोर्स अपॉन एरिया। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एज फोर्स अपॉन एरिया। आपको क्वेश्चन में बोला है दैट यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। अब इस बारी आप होल्ड कर रहे हैं ब्रिक को फ्रॉम द बेस फ्रॉम द सरफेस BCFE। मीन्स आप BCFE से उसको होल्ड अप कर रहे हैं, मीन्स उसको होल्ड कर रहा है, मीन्स आप ऐसे उठा रहे हैं ब्रिक को। BCFE मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, BCFE रेक्टेंगल शेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ क्या है BCFE की 4 इंचेस, लेंथ इज 4 इंचेस एंड ब्रेड्थ इज दिस इज व्हाट 3 इंचेस। मीन्स 80/12, क्योंकि ये इंचेस में हम 12 मीन्स 4 इंच को एंड 3 इंच को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। मीन्स फिर उसके बाद आंसर जो आएगा वो पास्कल्स में होगा, पास्कल्स में। ये आपका केस 2 हो गया प्रेशर का। केस 1 में क्या था, हमने ये केस 2 था, हमने कहाँ से उठाया, मीन्स हमने ब्रिक को उठाया, होल्ड अप करा फ्रॉम BCFE के साथ। हमने केस 1 में ब्रिक को कहाँ से उठाया था, वी हैव होल्डेड द ब्रिक फ्रॉम बेस ABCD। मीन्स केस 1 में हमने ABCD से उठाया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम ब्रेड्थ एंड लेंथ इज 9 इंचेस एंड ब्रेड्थ इज, मीन्स ABCD की लेंथ ये थी, ये 9 इंचेस थी एंड ब्रेड्थ क्या थी 3 इंचेस। सो 80/9 इंटू 3 दैट इज 80/27 पास्कल्स। अब आपका अगला केस मीन्स थर्ड केस, आप ब्रिक को होल्ड अप कर रहे हैं। वी आर होल्डिंग द ब्रिक फ्रॉम सरफेस GDCF मीन्स GDCF से होल्ड कर रहे हैं।
मीन्स आप कहीं से भी कैसे भी उठा सकते हैं, ब्रिक को ऐसे भी तो उठा सकते हैं, तो हमने ब्रिक को ऐसे उठाया। फोर्स यू आर अप्लाइंग, क्वेश्चन में आपको बोला 80 न्यूटन्स, एंड आप उठा कहाँ से रहे हैं, जी डी सी एफ से। फोर्स यू आर अप्लाइंग 80 न्यूटन एंड जी डी सी एफ से उठा रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड जी डी सी एफ की लेंथ देखिए क्या है, जी डी सी एफ की लेंथ हो गई है 9 इंचेस, ये लेंथ हो गई जी डी सी एफ की 9 इंचेस, और उसकी ब्रेड्थ क्या हो गई जी डी सी एफ की, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये ब्रेड्थ कितने इक्वल है, ये ब्रेड्थ इक्वल है 4 इंचेस के इंटू 4। सो 80/36, 80/36 इज मीन्स इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपका पास्कल्स में आएगा। पर याद रखना मैं इसको कन्वर्ट नहीं करा, पर आपको कन्वर्ट करना है। ये 9 इंच है, 4 इंच है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड मीटर। याद रखना आप ये चीज़ को। सो मैंने ये आपको प्रेशर के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कवर अप कर दिया। अब हमारा अगला कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगला कंसेप्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल, इट स्टेट्स, आपको ये समझ के फिर वर्ड टू वर्ड लर्न करनी पड़ेगी। पहले मैं एक बार आपको बोल के सुना रहा हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is completely or partially immersed in liquid, it experiences a force which is equal to weight of liquid displaced by it। याद रखना अब क्या मैं आपको समझाना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। आप यू ऑल मस्ट हैव विजिटेड सम सॉर्ट ऑफ वेल, आप वेल में गए होंगे पानी वाले, कभी ट्राई करा होगा। यू माइट हैव विजिटेड सम विलेज, आप कहीं पे भी विलेज में चले जाएं वेल आपको ज़रूर नज़र आएगी। एंड जस्ट मीन्स आप कईयों ने यू हैव मस्ट हैव ट्राइड और कईयों ने नहीं ट्राई करा, तो मीन्स वो ट्राई ज़रूर करना। मीन्स जस्ट मीन्स यहाँ पे पुली लगी होती है एंड विद दैट पुली अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड एंड ऑन द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज़ वन बकेट। नाउ what you do is you hold this string from this end and जब तक ये जोन सी बकेट है when the time till it is in water means हमारे को ये हल्की लगेगी। means यहाँ तक means होगा क्या, when we pull up this bucket ना means from here when a person is pulling the bucket means till the bucket reaches here means यहाँ तक उसको हल्की लगेगी। means जब यहाँ पे आ जाएगी वो उसको बकेट भारी लगनी शुरू हो जाएगी। means होगा क्या इस सिचुएशन, मीन्स बकेट वही है फुल ऑफ वाटर है, मीन्स यहाँ पे भी वही बकेट है। मीन्स इस बकेट को ऊपर पुल करा तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को वो बकेट वहाँ पे यहाँ पे भी पानी से भर चुकी थी, यहाँ पे भी पानी से भरी हुई है। द पर्सन इज अप्लाइंग मीन्स यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। मीन्स जब वो जहाँ यहाँ पे थी बकेट तो उसकी फोर्स कम लग रही थी, पर जब बकेट यहाँ पे पहुँची उसको फोर्स ज़्यादा लगी। क्यों? इसका कारण ये है जब तक ऑब्जेक्ट लिक्विड में है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ब्यूएंट फोर्स। जब तक ऑब्जेक्ट लिक्विड में है तब तक उसे अपवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड ब्यूएंट फोर्स। जब लिक्विड से बाहर निकल जाता है उस पर ब्यूएंट फोर्स नहीं लगती है। मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट जब तक लिक्विड में है तब तक इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज ब्यूएंट फोर्स। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दैट लिक्विड इट स्टॉप एक्सपीरियंसिंग दैट ब्यूएंट फोर्स। सो दैट्स वाई मीन्स यहाँ पे उसको मीन्स यहाँ पे जो सा पर्सन खड़ा है उसको यहाँ पे वो बकेट भारी लगनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक उसको हल्की लग रही थी यहाँ तक। सो दिस इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड दिस कंसेप्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When an object is completely or partially immersed in liquid, it experiences an upward force which is equal to weight of liquid displaced by it. Remember this definition. Archimedes principle state when an object, यहाँ पे object पानी के अंदर था, when an object is immersed in liquid, it experiences a force, it experiences a upward force which is equal to weight of liquid displaced by it, and that force, upward force, is known as buoyant force. और it's also known as upthrust. buoyant force को upthrust भी कहा जाता है। So
once again when an object, आपको लिखना पड़ेगा, I am dictating, when an object is completely or partially immersed in liquid it experiences an upward force लग रही है, which is equal to weight of liquid displaced by it. means वो force किसके बराबर होगी, जितना इस बकेट ने पानी को डिस्प्लेस करा है ना, मीन्स ऊपर जाते हुए, मीन्स उस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट के बराबर ही अपवर्ड फोर्स होगी. एंड इस अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन्स ये अपवर्ड फोर्स जैसे अपथ्रस्ट एंड ब्यूएंट फोर्स भी कहते हैं, उस अपथ्रस्ट को निकालने का फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स इस बकेट का क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मीन्स इस सिचुएशन में लिक्विड क्या है, पानी, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है. सो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पेपर में क्या आएगा, एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर it experience a upward force which is known as buoyant force or upthrust, which is equal to weight of liquid displaced by it, and the formula of that buoyant force is volume of object multiplied by density of liquid multiplied by acceleration due to gravity. आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल के अपथ्रस्ट की वैल्यूज निकालनी है. एंड ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज बड़े सारे अप्लायंसेस में होता है, जैसे कैरेट मीटर जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड को चेक करता है. मीन्स अगर आपने कभी किसी ने भी अपने गोल्ड की प्योरिटी चेक करवानी है ना, मीन्स आप गोल्ड टेस्टिंग होती कैरेट मीटर से, एंड कैरेट मीटर की वर्किंग सारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. अगर आपको मिल्क की प्योरिटी चेक करवानी है, दैट मीन्स आपको लैक्टोमीटर पे, मीन्स आपके मिल्क की प्योरिटी चेक होती है, एंड द फंक्शनिंग ऑफ लैक्टोमीटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. कैरेट मीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर्स वो होते हैं जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं, and that is also the working of hydrometer is also based on Archimedes principle. ये जो उनसे 3 एप्लीकेशंस हो गई हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. कौन सी आर्किमिडीज की पहली क्या एप्लीकेशन होगी, कैरेट मीटर में यूज होता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. लैक्टोमीटर में इसका प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज होता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क. हाइड्रोमीटर में इस कंसेप्ट का यूज होता है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. एंड बेसिकली एक और आप मीन्स जो आप डेली आपने सभी ने देखा होगा, आप कभी कार वॉश ऑन लिफ्ट देखी होगी. मीन्स वो कार वॉश ऑन लिफ्ट में क्या होता है, वो प्रेशर लगाते हैं और वो कार लिफ्ट अप हो जाती है, फिर उसके बाद कार को धोते हैं. मीन्स वो जब लिफ्टिंग होती है ना कार की, वो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट ही वहाँ पे यूज़ होता है. मीन्स कार वॉश ऑन लिफ्ट में जब कभी कार वॉश ऑन लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट की जो उनकी वर्किंग है ना, वो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट. थैंक यू.